ट्वेल्थ क्लास में जो हमारे पास मैग्नेटिज्म है चैप्टर 4, तो उसमें हम ये पढ़ चुके थे कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं थीटा एंगल पर, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है F इक्वल BIL साइन थीटा। ठीक है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है आपकी आई, लेंथ उसकी L है, मैग्नेटिक फील्ड B में वो अगर वो थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F इक्वल BIL साइन थीटा। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें अगर हमारे पास फ्लो हो रहा है, हमारे पास किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है अगर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आता, हम यही पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो डेरिवेशन निकालने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टिंग कह सकते हैं, वायर, कंडक्टिंग वायर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी। आपके दो वायर हैं और दोनों ही वायर जो हैं आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है, दो वायर हैं और दोनों ही वायर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर इसमें करंट आई 1 जा रही है, फ्लो हो रही है, इसमें करंट आई 2 फ्लो हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट ही देखा जाता है। मान लीजिए वायर ए भी है, ये वायर आपका CD है, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हैं तो जो हमारे पास वायर हैं इनमें अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो फोर्स आता है हमारे पास निकल गया यहाँ, क्योंकि ये हमारे पास वायर है और वायर में क्या होगा, जब करंट जा रही है इसके अंदर वायर में, तो वायर में जब करंट जाती है तो उसके चारों ओर क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो इस वायर में करंट भेजने से क्या होगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा और R डिस्टेंस पे ही वायर रखा हुआ हमारे पास के पास ही रखा हुआ है पैरेलल में, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लगेगा यहाँ, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, जब आप इसमें करंट भेज रहे हो तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा चारों ओर, तो जब करंट आएगा इसमें अगर हम भेज रहे हैं तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, इस वायर के। यानी कि इस वायर में करंट भेजने से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और इस वायर में करंट भेजने से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक, यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम V1 मान लिया हमने, है ना, कि V1 आ रहा है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो हमारे पास इनसाइड आएगी, ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम। और ऐसे ही जब हम इसके ऊपर निकालेंगे डायरेक्शन, तो ये आएगी हमारे पास आउटवर्ड निकल के डायरेक्शन जो आएगी, ठीक है, ऐसा होगा। तो फोर्स लगेगा हमारे पास, ये हमने पढ़ा था कि जब भी कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, मान लीजिए वायर है ये, अगर मैग्नेटिक फील्ड में है रखा हुआ, तो इसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनमें होता है अट्रैक्शन, यानी दोनों वायर एक दूसरे के को आने लगते हैं पास पास। और अगर ऐसा हो रहा है कहीं पे कि वायर ये एरिया, दूसरा वायर ये एरिया, एक करंट ऐसे जा रही है, दूसरी करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है I2, तो उनमें होता है रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट, तो इस वायर में करंट भेजने से इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ठीक है नहीं। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, किसी वायर की वजह से B इक्वल μ0 I/2πr, ये होता है। किसी स्ट्रेट लाइन वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है, B इक्वल μ0 I/2πr, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आ रहा है तो करंट कौन सी आएगी, यही आएगी I1, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड B1 आ रहा है, CD एक्सपीरियंस करा है, जो CD वायर है वो एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखा हुआ है, अब CD वायर कैसे किस चीज़ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये कितना होता है फोर्स, वो F इक्वल BIL साइन थीटा। तो B कितना है, B1 लग रहा है इसके ऊपर, करंट कितनी जा रही है इस वायर में, I2, तो I2 लिखेंगे आप इसमें, और L है लेंथ, तो रहेगा आपका B1 की वैल्यू रखिए आप μ0
I1 अपॉन 2πr, करंट I2 है, लेंथ, और जो हमारे पास ये रखा हुआ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, जो फोर्स है इसके ऊपर कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना होगा, sin 90, sin 90 वैल्यू 1, तो रहेगा हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr, sin 90 वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि F अपॉन L जो आ गया आपका निकल गया, ये रहेगा म्यू नॉट और I1 I2 अपॉन 2πr, ये आ गया आपका फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। F अपॉन L इक्वल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। कब है फॉर्मूला, जब हमारे पास दो वायर हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, नियर हैं और पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इतना ही फोर्स पर यूनिट लेंथ इस वायर की वजह से इसके ऊपर लग रहा होगा, इस वायर पर, और इतना इसकी वजह से आया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बट डायरेक्शन का थोड़ा चेंज है, बाकी फोर्स का मैग्नीट्यूड यही है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इसमें कहें कि करंट सेम है, सेम डायरेक्शन में है करंट, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका I1 इक्वल टू क्या है, I2, करंट सेम है अगर, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो रहेगा F अपॉन L इक्वल म्यू नॉट I इंटू एक दोनों I स्क्वायर अपॉन 2πr। करंट अगर सेम होगी तो ये रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे देते हैं, आता पेपर में लिखने के लिए 1 एम्पियर। तो अगर आप देखें इसमें, तो अगर हम कहें कि F अपॉन L की वैल्यू कितनी हो, F अपॉन अगर L की वैल्यू हमारे पास हो कितना, 2 इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू अगर है, ठीक, तो रख दिया है। अगर हम यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁷, और म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10⁻⁷, करंट कितनी हो रहेगी हमारे पास, I स्क्वायर और अपॉन R, ठीक है, ये हो रहेगा। तो हम R को 1 मीटर मान सकते हैं, R इक्वल टू 1 मीटर, तो करंट हो जाएगी इस टाइम 1 एम्पियर, ठीक है। यानी कि अगर फोर्स अपॉन लेंथ की वैल्यू कितनी हो, 2 इंटू 10⁻⁷ हो न्यूटन पर मीटर, तो उसमें क्या होगा, करंट 1 एम्पियर होगी, अगर हमारे पास R की वैल्यू कितनी हो, 1 मीटर। यानी कि दो अगर वायर हैं, उनमें अगर डिस्टेंस 1 मीटर मानना है हम बीच में उनके, ठीक है, तो उनके जो करंट है वो 1 एम्पियर होगी, यदि उनमें फोर्स अपॉन लेंथ की वैल्यू कितनी हो, 2 इंटू 10⁻⁷ हो। तो ये हम लिख सकते हैं, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये बुक में दिया होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे पास जो चैप्टर है ये चैप्टर हमारे पास जो थ्योरी है इसकी कंप्लीट होने वाली है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्म में थे वो आप देख लेंगे, ठीक है। चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है इसमें। तो इसमें जो फॉर्मूला है मेन वो आपको याद रखना है। एक तो आपका फॉर्मूला क्या आया था, कल हम न्यूमेरिकल कराएंगे इसके NCERT के, तो फॉर्मूला याद कर लेंगे। एक तो था हमारे पास BQV sin थीटा, ठीक है। दूसरा था हमारे पास सोलेनोइड का B इक्वल म्यू नॉट NI, ये होता है सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं आपको पर यूनिट लेंथ, तो आप इसका यूज़ करेंगे, B इक्वल म्यू नॉट N अपॉन L इंटू I। इसी के बाद अगर आपको कोई वायर है, वायर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये वायर की वजह से होता है, स्ट्रेट लाइन वायर की। और अगर आपको निकालना है सर्कुलर कोयल में, कितना आता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r सेंटर पर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है किसी कोयल के एक्सिस के अलोंग, तो आता है म्यू नॉट I N A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कोई अगर वायर है आपका रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी लेंथ अगर L है, करंट I फ्लो हो रही है, तो ये फोर्स लगता है उसके ऊपर, F इक्वल BIL sin थीटा। बायो-सेवर्ट का रूल था आपका, वो आपको याद रखना है, म्यू नॉट I अपॉन 4π/IDL sin थीटा और अपॉन R स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। और ऐसे ही होता है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ, B.dl इक्वल म्यू नॉट I, ये रहेगा आपका एम्पेयर का रूल, ठीक है। ये तो अभी आपके यहाँ एम्पेयर्स लॉ का प्रूफ आता है पेपर के अंदर, तो हम एम्पेयर का रूल और प्रूफ करेंगे कल वीडियो में, और सोलेनोइड के बारे में भी डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद NCERT की न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसका आप रिवीजन कर लेंगे चैप्टर का, और इसे पढ़ लेंगे एक बार।